मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज मेरे साथ एचबी लाइव में एक ख़ास मेहमान है। आप लोगों ने बहुत फिल्में देखी होंगी, कुछ ऐसी फिल्म देखी जिसका नाम था पुलिस वाला गुंडा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है वर्दी वाला टीचर? मेरे साथ बिल्कुल ऐसे टीचर हैं जिन्होंने एक अनोखा काम किया, जॉब में रहते हुए ऐसे लोगों को पढ़ाया जिनके पास पैसे की कमी थी और माली हालत से ठीक नहीं थे, लेकिन इनकी जो पैशन थी टीचिंग की, वो कैसे शुरू हुई और कैसे आज तक डीएसपी बन के एक पुलिस पोस्ट में है, लेकिन टाइम निकाल कर बच्चों को पढ़ाते हैं, गाइडेंस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो डीएसपी की पाठशाला है, यूट्यूब में एक चैनल है जिसके 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आइए, उनके फॉलोअर्स कब 1 लाख होते हैं हज़ारीबाग वासियों, कब कीजिएगा, इनसे जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले आप अपना परिचय दें लोगों को और बताएं कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की। शुक्रिया फैज़ भाई। मैं विकास चंद्र श्रीवास्तव 2013 में 4 जेपीएससी के थ्रू मैं डीएसपी के रूप में चयनित हुआ हज़ारीबाग से। उससे पहले मैं पठन पाठन में मुझे शुरू से रुचि रही, क्योंकि मेरे पिता कोरोना काल में जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है, मेरे पिता भी मेरे टीचर थे, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत इंस्पायर्ड था उनसे। और जॉब में आने से पहले मैं पढ़ाया करता था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, वहाँ मेरे अक्सर बच्चों को टीचिंग कराता था सिविल सर्विसेज के लिए। जॉब में आने के बाद भी मैंने उस जो मुहिम था, उस चीज़ था, उसको मैंने बरकरार रखा। मतलब आप शुरू से एक टीचर वाले मोड में रहे? हाँ, टीचिंग जो है वो मेरा पैशन के रूप में शुरू से रहा है। जॉब में आने के बाद डेफिनेटली ट्रेनिंग के बाद कोडरमा में एज ए प्रोबेशनर मैं वहाँ रहा। मेरी पहली पोस्टिंग सदर डीएसपी रांची के रूप में हुई। आप समझ सकते हैं कि राजधानी में, वो भी सदर में, अगर आप डीएसपी हैं तो वहाँ बिल्कुल आपको समय नहीं मिलेगा। उसके बावजूद वो जो टीचिंग का जो कीड़ा था वो मेरे भीतर था, उससे मैंने मरने नहीं दिया। और ये मेरी सोच थी कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, कई वर्षों तक दिल्ली में तैयारी किया, और जो गहराई से जो एक अलग अप्रोच हम लोग का है पढ़ने का, पढ़ाने का, उसको बच्चों तक शेयर कर सकूँ, अधिक से अधिक बच्चे उससे लाभान्वित हो सके। इसको मैंने रांची में भी कंटिन्यू किया है। मैं जहाँ रहता था डिप्टी पाड़ा में, उसके बगल में आदिवासी हॉस्टल था। अच्छा। जब भी समय मिलता था तो सुबह 7-8 बजे के आसपास एक ग्रुप बना रखा था, मैसेज करता था, मैं वहाँ पहुँच जाता था। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब में, जिसमें आप वर्दी में 5 सितंबर को शायद स्टूडेंट्स के बीच में चले गए, तो कुछ छात्र डरे हुए से भी लग रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है? लोग पुलिस को देखते हैं, डर जाते हैं, लेकिन आप वहाँ जाके लोगों को पढ़ाने लगे, तो क्या चेंज आया? क्या एक चेंज दिख रहा था? देखिए, शुरू से वर्दी और एक आम पब्लिक के बीच में गैप तो रहता ही। जब मैं इस जॉब में आया था उससे पहले मुझे भी वर्दी से तो भय लगता ही था। एक आम आदमी जब थाने के बगल से गुजरता है तो थाने की ओर देखना पसंद नहीं करता है। तो एक जो पुलिस के प्रति और जो खाई है, दोनों के बीच में गैप है, उसको पाटने का प्रयास मैंने कोशिश किया कि वो दूर हो जाए। युवा वर्ग हमारा जो है वो सबसे बड़ा वर्ग है। अगर ये चाहे तो एक कम्युनिटी पुलिसिंग का पार्ट के तहत वो हमें पुलिस को सपोर्ट भी कर सकता। तो पढ़ाने के दौरान जो है मेरा नौइकों के साथ एक अच्छा नेटवर्क भी बना है, जिसका मुझे बहुत लाभ भी हुआ है। एक काफ़ी रिसोर्सेस मुझे वहाँ से प्राप्त हुए। तो एक जो गैप है उसको दूर करने का मैंने हमेशा प्रयास किया, मैं कर ही रहा हूँ इस दिशा में। तो रांची के बाद जब आप दुमका गए, तो दुमका बहुत पिछड़ा, हम लोग जानते हैं कि संथाल जो एरिया है, दुमका, देवघर, गोड्डा। तो आप जब देवघर गए तो देवघर में क्या चेंज था जो रांची से, और देवघर और हज़ारीबाग, ज्योग्राफी तो अलग है ही, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंज लगा और आपने क्या चेंज लाया या क्या प्रयास किया वहाँ पे? देखिए, देवघर जो है पूरे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। प्लस देवघर में जहाँ मेरा आवास था उसके ठीक पीछे एक लाइब्रेरी है, अंबेडकर लाइब्रेरी। मैं मानता हूँ कि देवघर में बाबा का मंदिर है, बट वो लाइब्रेरी अपने आप में ज्ञान का मंदिर था। अद्भुत लाइब्रेरी मैंने उसको देखा कि वहाँ 7 से 8 हज़ार विद्यार्थी जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो वहाँ मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। जब भी समय मिलता था, सुबह के समय में 7 से 8, 8 से 9 मैं वहाँ जाकर पढ़ाता था। तो एक माहौल वहाँ मैंने देखा, विद्यार्थियों का एक हुजूम था उस मंदिर में। तो जब भी पढ़ाता था 200-300 बच्चे वहाँ इकट्ठा पढ़ते थे। सबको अपना आप सर्विस दे रहे थे? रेगुलर सोशल सर्विस के रूप में मैंने। ड्यूटी से फ्री होके जाते थे या फिर ड्यूटी से पहले जाते थे? सुबह अर्ली मॉर्निंग में, अगर मैं अपनी बात करूं तो पढ़ाना मुझे एनर्जी देता है। अच्छा। मैं पढ़ाकर रिचार्ज होता हूं। मतलब पहले पढ़ा के रिचार्ज हो गए और फिर ड्यूटी में गए। कई बार ऐसा हुआ, जो कि लॉकडाउन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि लाइब्रेरी बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने ऐप के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया जल्दी से एकदम।
तो एक मैंने वाइट बोर्ड परचेज़ किया और फिर मैंने ऐप के थ्रू पढ़ाना शुरू किया। तो उसमें क्या था कि मुझे फ्रीडम था। फ्रीडम ये था कि जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा था बच्चों का, तो कई बार हुआ कि टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने 9 बजे रात में भी पढ़ाया। 9 रात में आप सोचिए कि दिन भर काम करने के बाद भी अगर हम 9 बजे रात में पढ़ा रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि अभी मुझे उससे और एनर्जी मिलना है। तो हमेशा मैं रिचार्ज होते रहा पढ़ाने के बाद से। वजह ये था कि किसी एक बच्चे के चेहरे पर भी जो सुकून दिखता था, उस सुकून से मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है हमेशा। तो अभी मैंने देखा कि एक इनका जो चैनल है डीएसपी की पाठशाला, उसमें आप देखेंगे इनके वीडियोज़, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और काफ़ी अच्छा इनका वीडियोज़ रहता है। तो क्या थकते नहीं हैं ड्यूटी के बाद? हर आदमी का तो एक कार्यकाल होता है ना, 9 से 5 पे ड्यूटी करता है, उसके बाद फिर आप जाते हैं 1 घंटा। मैंने देखा कि कुछ क्लासेस 1-1 घंटा के थे, आप लाइव पढ़ा रहे हैं, इतना स्ट्रेसिंग होता है, इतने स्टूडेंट्स को संभाल रहे हैं, कैसे मतलब मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? इसमें बहुत बड़ा रोल मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ़ का भी है। मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार है। वाइफ़ काफ़ी टाइम देती है और मुझे हमेशा इंस्पायर्ड भी करती है। घर में एक स्मार्ट बोर्ड है मेरे बेटे के रूम में, उसको लगा रखा मैंने, और थोड़ा जुगाड़ व्यवस्था से मैं लैपटॉप से और चेयर रखकर उसके ऊपर कार्टून रखकर मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने से जैसे मैंने कहा कि पता नहीं क्या अंदर की वो चीज़ें हैं, एक आग है, एक फायर सा है कि ऐसा लगता है कि उसको मैं जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा फ्रेश फील होगा। तो ये मुझे हमेशा इंस्पायर्ड करता है। बिल्कुल। तो ड्यूटी करते करते 1-1 घंटा क्लास रात में आके या फिर सुबह में लेना, ऑनलाइन उसको रिकॉर्ड करना और फिर यूट्यूब में अपलोड करना। आज इनके 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उम्मीद है कि 1 लाख 2 लाख तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे एक दिन में, हज़ारीबाग के लोग अगर देखेंगे तो। इसके बारे में क्या है आगे, क्या प्लान है आपका? ड्यूटी इसी तरह से करते रहना है या फिर एडुकेशन के फील्ड में कुछ नया करना है? जी बिल्कुल, मुझे एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करना है। मेरे कई चीज़ें मैंने सोच रखा है, एक प्लानिंग है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से थोड़ा मुझे लगता है कि लगभग यहाँ 33,000 स्कूल हैं। तो सरकारी स्कूलों में 33,000 स्कूलों में हम लोगों को अपडेट अप टू मार्क होनी चाहिए। इस दिशा में मुझसे जो हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा कि इसको हम लोग अच्छा कर सकें। डीएसपी की पाठशाला जस्ट 19 सितंबर के बाद से एक सिविल सर्विसेज का बैचेज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, फ्री सिविल सर्विसेज का बैचेज़ प्री और मेंस के लिए। वो रेगुलर सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस होंगे। एक मेरी स्वप्न है, ख्वाब है कि गांव के लड़के जो हजारीबाग के लड़के हैं वो बिना कोचिंग किए, बिना कोई पैसा पे किए, चैनल के थ्रू वो एक बार यूपीएससी क्रैक करें स्टूडेंट। ये मेरी दिली तमन्ना है और मैं इस मंजिल को पाऊंगा, ये मुझे खुद पर विश्वास है। तो बिल्कुल यूट्यूब चैनल में इनका, आपका तो वो फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन वाला चक्कर नहीं है। आप जो पढ़ा रहे हैं वो कोई भी ले सकता है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इसमें। तो देखिए, अब जो बच्चे हैं गांव में जो कोचिंग नहीं आ सकते हैं हज़ारीबाग या कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो इनके यूट्यूब चैनल के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक मेरा और सवाल था, क्या अभी भी आपको पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए? अध्ययन करना पड़ता है? कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है पढ़ाने के लिए? हाँ, निश्चित तौर पर अपने आप को अप टू डेट, अप टू मार्क करने के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। रात में तकरीबन मैं 2 घंटे 12 साढ़े 12 तक तो पढ़ता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब बना लेता हूँ, उसके बाद 10 से 12 साढ़े 12 तक मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। और रांची में एक हमारा लाइब्रेरी है, स्कीपा लाइब्रेरी, श्री कृष्ण जी का लाइब्रेरी है पब्लिक एडमिशन का। तब जी, एक शुरू में इन्होंने एक कोचिंग खोला था जिसका नाम था एलिगेंट, सही बोल रहा हूँ ना मैं? एलिगेंट। और वो शायद पहला कोचिंग था जब लोगों को जेपीएससी यूपीएससी की तरफ तैयारी करवाता था। उसमें उन्होंने कई लोगों को डीएसपी बनते हुए देखा खुद से। उसके बाद 3-4 साल के बाद खुद उन्होंने क्रैक किया और 2013 में निकाल कर एक डीएसपी बने, जेपीएससी की सर्विसेज में गए। उसके बाद रांची, देवघर और फिर आज फिर से अभी रांची में कार्यरत हैं। बहुत कुछ किया, पढ़ाई के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल चेंज था उसको भी साथ में लाया। और आज देखिए डीएसपी की पाठशाला एक नया कंसेप्ट के साथ आए हैं, जो घर बैठे बैठे आप ये सारी तैयारियां कर सकते हैं। गरीब बच्चे के बारे में सोचिए जो ऐसे हार्ड टू रीच एरिया में रहते हैं जहाँ से वो कोचिंग के लिए रोज़ नहीं आ पाते हैं, वो मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अभी भी जेपीएससी का एग्ज़ाम है, 19 तारीख को सर होने वाला है। तो क्या आप बच्चों एक गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर कुछ टिप्स देना चाहते हैं, वो आप बताएं और उसके बाद हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे। जेपीएससी पर स्पेशली मेरा 13 वीडियो है, खासकर सीएनटी और एसपीटी के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा है। आप उसे ज़रूर देखें, उससे 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। 11th आवर में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी के, यूपीपीसी, बीपीएससी के, आप उससे बना लें। अभी वह टाइम है कि आप प्रैक्टिस सेट पर
ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो चैनल हैं उस पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत के कई राज्यों से लोग मैसेज कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो एक तरह से ग्लोबल के रूप में इसको मानता हूँ कि चलिए अच्छी बात है। हजारीबाग का एक साधारण सा इंसान विकास श्रीवास्तव अगर कुछ कर सक रहा है तो झारखंड का गौरव मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। तो देखिए उम्मीद है कि इनके जो चैनल हैं उनको आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। हज़ारीबाग से पूरे देश में इनका नाम रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।